जो मणिपुर का जो कुकी डोमिनेटेड जो बेल्ट है, जो हिल्स एरिया है, वो असम अराकान गैस फील्ड का एक्सटेंशन है। तो वहां पे गैस के क्षेत्र में भी जो कारपोरेट का इंटरेस्ट है वो भी इस पूरे खेल में शामिल हो सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। वहाँ के स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच ITLF ने वहाँ के राज्यपाल को ज्ञापन देके कहा है कि डिस्टर्बेंस के दौरान 253 चर्च जलाए गए हैं। अभी तक ये रिपोर्ट नहीं है कि जो है कुकी ने कोई मंदिर जलाया है। 253 चर्च जलाए गए हैं, बिल्कुल एकदम गुजरात की तरफ पर मामला चल रहा है। वहां मुसलमान की जगह क्रिश्चियन कुकी हैं, लेकिन वो जनजाति हैं, यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, वो कहीं से बाहर से आयातित नहीं है। पुलिस डिवाइड हो चुकी है, और पुलिस डिवाइड इस कदर है कि आपस में मैतेई और कुकी पुलिस जो एम्प्लॉइज हैं उनके भी झगड़े हो रहे हैं। आर्मी के जो वाहन जा रहे हैं, आर्मी के जो पेट्रोलिंग दस्ते हैं, उनकी तलाशी भी विद्रोही ले रहे हैं। सामान्य रूप से तो होता है कि आर्मी तलाशी लेती है विद्रोहियों के गाड़ियों का, या उनको जो मतलब कि जो दंगाई हैं उनको, वो हर जगह भीड़ लगा के तलाशी लेते हुए पूछते हैं अगर कोई कुकी है तो पूछते हैं मैतेई तो नहीं है। जो वीरेंद्र सिंह जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो मैतेई के साथ है, संभवतः वो भी मैतेई है। मैतेई वहां बहुसंख्या है, कुकी और नागा अल्पसंख्यक। अब कुकी और मैतेई के बीच में बिल्कुल गृह युद्ध की स्थिति है। कभी वो उन पर हमला कर रहे हैं, कभी वो उन पर हमला कर रहे हैं। उधर से भी लोग मारे जा रहे हैं, इधर से भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बहुसंख्य मैतेई हैं, उनके साथ सरकार है, सरकार की फोर्सेज है, इसलिए मैतेई जो है वो कुकियों पर भारी पड़ रहे हैं। और कुकी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है पक्षपात कर रहे हैं। ये कैसी डबल इंजन की सरकार, हिंसा, आगजनी, हत्या, राज्य मशीनरी कंप्लीट फेलियर। जी हाँ, बात कर रहा हूं मणिपुर की। भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी उनकी सरकार है और मणिपुर में उनकी सरकार है। इतने दिनों से, लंबे दिनों से हिंसा का थमने का नाम नहीं ले रहा है। गृह युद्ध जैसी स्थिति है। ताजा सूचनाओं के साथ, जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, लगातार अब अम्बेडकरनामा पर सुन रहे हैं। JP सिंह साहब हैं, संजीव पांडे साहब हैं, दोनों वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेखक हैं, अधिवक्ता भी हैं। JP सिंह साहब लगातार शोध कर आपको नई नई बातें और अंदर की बात आपको बताते हैं। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। जी सर, क्या मामला है? इतने दिनों से इतनी सशक्त, महामहिम, इतनी पावरफुल सरकार, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, मोदी साहब जब चलते हैं तो चीता चलता हुआ नजर आता है उनकी छाया में। अभी पार्लियामेंट के उद्घाटन में अकेले जैसे चल रहे थे, जैसे लग रहा था कि एकदम लॉयन सड़क पे चल रहा है, उस तरह का। संभल क्यों नहीं रहा, क्या मामला है? JP सर। देखिए सर, इनका बड़ा दावा रहता है कि विकास करना हो तो डबल इंजन की सरकार में विकास से ज्यादा विकास होगा। राज्य में भी इनकी सरकार, केंद्र में भी इनकी सरकार। और जब नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार में ज्यादा काम होगा, कि नगर निकाय में भी ये चुनाव जीत जाए तो भैया उत्तर सरकार, प्रदेश में सरकार, केंद्र में सरकार और नगर निकाय में भी इनकी सरकार, तो विकास का काम ज्यादा हो। अब मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार बन गई, और बनने के बाद एक वहां के हाई कोर्ट के एक कार्यवाहक चीफ जस्टिस है मुरलीधरन साहब, उन्होंने एक ऐसा विवादास्पद जजमेंट दे दिया। उस जजमेंट में कह दिया कि साहब जो मैतेई जो है वहां के बहुसंख्य हैं, उनका कुकी और नागा क्षेत्रों में भी जो है वो जमीन खरीद सकते हैं, जा सकते हैं, जनजाति हैं ये लोग भी। जबकि एक सुप्रीम कोर्ट में चंद्रचूड़ साहब ने चिल्ला करके कहा कि संविधान में उल्लिखित है कि जनजाति में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति ही सक्षम है, कोर्ट भी किसी को जनजाति में शामिल नहीं कर सकता। तो ये मतलब एब्सर्ड आदेश था। हालांकि उसके बाद जो है जो कार्यवाहक चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इससे भी एक लगातार उठ रहा है कि उन्होंने पूरे मणिपुर को आग में ढकेल दिया और जमालो बैठ करके अभी भी कोर्ट में जो है मुकदमा सुन रही है। ये उनके बारे में कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कहा जा रहा है कि भाई अगर उन्होंने इतना एब्सर्ड, इतना गैर कानूनी आदेश दिया था
तो इसको जो है क्या कहते हैं, मतलब उसमें उनको दंडित क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं यहाँ से हटाया गया, क्यों नहीं उनको उनसे मुकदमे सब ले लिए गए, वो क्यों सुनवाई कर रहे हैं। अब राज्य सरकार में जो वीरेंद्र सिंह जो इनके मुख्यमंत्री हैं, वो मैतेई के साथ है, संभवतः वो भी मैतेई है। मैतेई वहां बहुसंख्या है, कुकी और नागा अल्पसंख्यक। अब कुकी और मैतेई के बीच में बिल्कुल गृह युद्ध की स्थिति है, कभी वो उन पर हमला कर रहे हैं, कभी वो उन पर हमला कर रहे हैं, उधर से भी लोग मारे जा रहे हैं, इधर से भी लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन चूंकि बहुसंख्य मैतेई हैं, उनके साथ सरकार है, सरकार की फोर्सेज है, इसलिए मैतेई जो है वो कुकियों पर भारी पड़ रहे हैं। और कुकी खुलेआम आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो है पक्षपात कर रहे हैं। ये स्थिति आप समझिए कि कमोबेश मैतेई कुकी नाम बदल गया है, वरना ये 2002 के गुजरात जैसी हो गई है कि जहां बहुसंख्यकों ने अल्पसंख्यकों का नरसंहार कर दिया, बस्तियां की बस्तियां जला दी। लेकिन अब वहां अल्पसंख्यक हो सकता है रिटेलिएट ना कर पाए हो, लेकिन यहाँ कुकी रिटेलिएट कर रहे हैं। वो भी जो है वो आपका छापामार युद्ध की तरह वो भी हमला कर रहे हैं, वो भी जो है अटैक कर रहे हैं। दोनों तरफ से अटैक चल रहा है, इधर से भी और उधर से भी, और गृह युद्ध की स्थिति है। अभी जो है राज्य की जब मशीनरी फेल हो जाती है तो होता है कि साहब राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अब यहाँ क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया गया? गृह मंत्री जी वहां होकर के आए हैं, प्रधानमंत्री जी ने आश्चर्यजनक चुप्पी साध रखी है, डबल इंजन की सरकार का उनका दावा है। और उसके बाद जो है वहां इतनी आग लगी हुई, तो अब डबल इंजन की सरकार में राष्ट्रपति शासन कैसे लगाई? तो अपनी ही बात को अपने खाने जैसी हो जाएगी। वरना वहां स्थिति राष्ट्रपति शासन की है, क्योंकि वीरेंद्र सिंह को जो चीफ मिनिस्टर है किसी भी कीमत पर कुकी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने एक पीस कमेटी बनाई थी, कुकियों ने कह दिया कि हम इसमें शामिल नहीं होंगे। इसके बाद जो है खैर मैतेई ने भी बाद में कह दिया कि हम शामिल नहीं होंगे। पीस कमेटी एक प्रकार से डिफंक हो गई। आप सबसे बड़ी बात है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा के पहले मुख्यमंत्री को हटाएं, नया जनादेश ले, और जो है वो क्या कहते हैं बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों पर जो थोपने की लगातार इनकी चारों तरफ कोशिश है, उस पर जो है तत्काल से फौरन रोक लगाएं। तो जाकर के, और ये जो आपके मुरलीधरन साहब जो वहां के कार्यवाहक चीफ जस्टिस की सिंगल बेंच थी, उनको तत्काल वहां से मणिपुर से हटा के किसी और जो है स्टेट पे भेजा जाए, और जो है उनको मतलब बहुत ही कम महत्वपूर्ण काम दिया जाए। कम से कम इस तरह के जो दूरगामी प्रभाव के आपके जो निर्णय हैं उनसे उनको अलग रखा जाए, नहीं तो पता नहीं कहाँ कहाँ भी और ही आग लगाएंगे। जी जी संजीव जी, लेटेस्ट क्या है? देखिए, गृह मंत्री का दौरा हुआ। गृह मंत्री के दौरे के बाद वहाँ पे आर्मी को भेजा गया। असम राइफल्स के जवान वहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और उसके बावजूद जो है वायलेंस जो है वहाँ पे रुक नहीं पाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम जो रास्ते हैं उस पर ब्लॉकेट्स है, सप्लाई लाइन काटी जा रही है, और जो एथनिक डिवीजन इस लेवल पे पूरे स्टेट के अंदर हो चुका है कि जो सरकारी अधिकारी से लेके पुलिस फोर्स वहाँ बट गई है ट्राइबल एथनिसिटी के नाम पे। और हालात ये हैं कि कल 9 मैतेई जाति के लोगों की हत्या कर दी, और जो वो हत्या के लिए जिम्मेवार कुकी विद्रोही माने जा रहे हैं, जो कुकी ट्राइबल्स हैं वो माने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा, ये 3 इसके बड़े इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो देखने वाले हैं कि 4000 मॉडर्न वेपन्स पुलिस के थानों से लूटा गया है, और वो पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। वो ज्यादातर जो हंगामा करने वाले और दंगा करने वाले लोगों के हाथ में वो हथियार जा चुके हैं, और अपील की जा रही है कि वो हथियार वापस करें। तो बमुश्किल 500-700 वेपन्स वापस आए हैं। सेकेंड जो है, पुलिस डिवाइड हो चुकी है, और पुलिस डिवाइड इस कदर है कि आपस में मैतेई और कुकी पुलिस जो एम्प्लॉइज हैं उनके बीच झगड़े हो रहे हैं। आर्मी के जो वाहन जा रहे हैं, आर्मी के जो पेट्रोलिंग दस्ते हैं, उनकी तलाशी भी विद्रोही ले रहे हैं। सामान्य रूप से तो होता है कि आर्मी तलाशी लेती है विद्रोहियों के गाड़ियों का, या उनको जो मतलब कि जो दंगाई हैं उनको, वो हर जगह भीड़ लगा के तलाशी लेते हुए पूछते हैं अगर कोई कुकी है तो पूछते हैं कि मैतेई तो नहीं है इस आर्मी के बटालियन में, या अगर कोई मैतेई ग्रुप रोक रहा है आर्मी के पेट्रोलिंग दस्ते को तो वो पूछते हैं कि इसमें कोई कुकी तो नहीं है ऑफिसर। तो ये बड़ा भयानक स्थिति पैदा हो चुकी है वहां पे कि पूरा का पूरा पुलिस फोर्स और एक तरफ डिवाइड है,
डीजीपी जो थे वहां वो कुकी कम्युनिटी के थे, उनको हटाया गया। त्रिपुरा से ये डीजीपी लेके गए। इससे लगता है कितना मिसट्रस्ट है इस समय कि वहां के डीजीपी को सिर्फ इस आधार पर हटाया गया कि वो कुकी कम्युनिटी के थे और उन पे क्वेश्चंस उठ रहे थे। तो ये देखिए कि ये हालात जब पैदा हो चुके हैं, जो पहाड़ी एरिया है वहां पे मैतेई कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर नौकरी करने को तैयार नहीं है, और जो वैली का एरिया है वहां पे कोई कुकी जो है टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो नौकरी कर रहे हैं, जो भारत सरकार के जो रीजनल ऑफिसेज में जो कुकी कम्युनिटी के लोग जो ऑफिसर हैं या निचले एम्प्लॉय हैं वो इम्फाल में नौकरी नहीं करना चाह रहे हैं, और उन्होंने लिख के दे दिया है कि हम लोगों की पोस्टिंग या तो मिजोरम के ऑफिस में किया जाए, कलकत्ता किया जाए, लेकिन वो इम्फाल में नौकरी नहीं करना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि हालात इतने नाजुक हैं। ऐसी स्थिति तो शायद JNK में भी कभी नहीं आई थी कि एक स्पेसिफिक ट्राइब अगर मैतेई कुकी रीजन में पोस्टेड है तो इम्फाल मांग रहा है, अगर कोई कुकी इम्फाल में पोस्टेड है तो कलकत्ता तक मांग रहा है कि कलकत्ता अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो कलकत्ता भेज दो, और अगर वो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो कुकी बोर्ड डिस्ट्रिक्ट में भेज दो। तो इतना भारी डिवीजन सोसाइटी में जिस तरह से हो गया है पिछले 2-3 महीने में, देखिए डिवीजन पहले भी था, क्योंकि डिवीजन ये था कि ये कहा जाता है कि ज्यादातर कुकी क्रिश्चियंस हैं, ज्यादातर मैतेई हिंदू हैं, लेकिन एक और ट्राइब है जिसको हम प्योर रिलीजन पे भी इसलिए नहीं जोड़ सकते कि एक और इम्पोर्टेंट ट्राइब कुकी हिल्स को मणिपुर के हिल्स में रहती है, वो नागा है। नागा अभी तक क्रिश्चियन होने के बावजूद उसमें मेजॉरिटी क्रिश्चियंस ही हैं नागाज में, लेकिन उनको इस विवाद से भी कोई लेना देना नहीं है, वो अभी इंटरफेयर किए नहीं है, उन्होंने कहीं भी किसी साइड से कोई साइड नहीं लिया है। और नागा और कुकियों के बीच भी एक ही रिलीजन को होने के बावजूद रिसोर्स को लेकर आपसी झगड़ा है, जबकि क्रिश्चियंस हैं और नागा भी क्रिश्चियंस हैं, लेकिन नागा जो है अभी वो चुप बैठे हैं। तो लड़ाई जो है बेशक आप हिंदू वर्सेस क्रिश्चियंस कर दे, लेकिन लड़ाई तो है कुकी ट्राइब वर्सेस मैतेई ट्राइब फॉर रिसोर्स, कि उस एरिया के मैक्सिमम रिसोर्स पे कैसे कब्जा किया जाए। अब उस रिसोर्स के कब्जा करवाने के पीछे कौन सा गैंग है, कौन सा कॉर्पोरेट लॉबी है, किस तरह के इसमें खेल हो रहे हैं, आता हूँ संजीव जी, उस पे आता हूँ, देखने की बात है। तो मैती मतलब एक तरह से कंप्लीट क्राइसिस, कंप्लीट फेलियर है, और मैती जो है वो अभी ट्राइब स्टेटस में नहीं, मैती हिंदू है वहां पे। मैतेई हिंदू हैं और मैतेई 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं, शेड्यूल कास्ट मैतेई, ओबीसी मैतेई और अपर कास्ट मैतेई, जिसमें राजपूत और ब्राह्मण हैं, और ओबीसी में मैतेई काफी हैं, ओबीसी में बहुत ज्यादा मैतेई हैं, और लगभग 20% जो मैतेई कम्युनिटी के लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट भी हैं वहाँ, जिनको SC स्टेटस दर्जा मिला हुआ है, और वो जो अकॉर्डिंग टू जो लॉ है उसके हिसाब से उनको शेड्यूल कास्ट की जो भी सारी सुविधाएं हो उनको मिलती है। जेपी सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वहाँ क्रिश्चियन ज्यादातर हैं ट्राइब और हिंदू हैं और मैती। अगर नॉर्थ इंडिया में कुछ हो, जैसा कि अभी देख रहे हैं ये देहरादून में, ये उत्तराखंड में, कि मुसलमानों को वहां से खदेड़ा जा रहा है सब कुछ, यहाँ तो तुरंत हिंदू मुसलमान रंग दे देते हैं। वहां भी इनकी एजेंसी है, वो इस तरह का रंग क्यों नहीं दे पा रही है? वहां के राइट विंगर्स वहां एकदम रंग दे दिया है। जो संजीव भाई ने नहीं बताया मैं आपको बता रहा हूँ जी। वहां के लोगों ने वहां की जो है राज्यपाल को, वहां के स्वदेशी जनजातीय नेताओं के मंच ITLF ने वहां की राज्यपाल को ज्ञापन देके कहा है कि डिस्टर्बेंस के दौरान 253 चर्च जलाए गए हैं। अभी तक ये रिपोर्ट नहीं है कि जो है कुकी ने कोई मंदिर जलाया है। 253 चर्च जलाए गए हैं, बिल्कुल एकदम गुजरात की तरफ पर मामला चल रहा है। वहां मुसलमान की जगह क्रिश्चियन कुकी हैं, लेकिन वो जनजाति हैं, यहाँ के ओरिजिनल निवासी हैं, वो कहीं से बाहर से आयातित नहीं है। तो 253 चर्च जलाए गए, यहाँ तक कि जिस चर्च में जाकर के पीड़ित कुकियों तक ने वो लिया था, शरण लिया था, उस तक को जो है भाई लोगों ने ले जाके जला दिया, लूटपाट के जला दिया। तो ऐसा नहीं है, उसका धर्म का चश्मा उसमें लगातार है। इस बात को जो है हमारी गोदी मीडिया, चूंकि वही मुख्य धारा की मीडिया है जो सब जगह सर्वव्यापी है, वो दिखा भी नहीं रही। लेकिन जो आपको राज्यपाल अनुसुईया उइके को जो ज्ञापन सौंपा गया है चूड़ाचंदपुर में, वो 253 चर्च जलाए जाने की बाकायदे उनको जानकारी दी गई। 253, 1-2 नहीं, 253 चर्च। अभी तक ये रिपोर्ट कभी नहीं आई कि कुकियों ने कोई मंदिर जला दिया, लेकिन 253 चर्च जलाने की बात आई है। अब बात यह है कि कुकी पहाड़ पर रहते हैं और मैदान में मैतेई रहते हैं।
अब इनको पहाड़ी बना करके पहाड़ के रिसोर्सेज और मैतेई को कब्जा कराने की कोशिश है, वो जो हाई कोर्ट का जजमेंट है जिसको बीरेन्द्र सिंह की सरकार लागू करने लगी, क्योंकि बीरेन्द्र सिंह भी संभवतः मैतेई हैं और वो भाई बहुसंघ सरकार के नेता हैं। तो अच्छा, बहुसंघ के बनाम अल्पसंख्यक में हमेशा बहुसंघ का पक्ष की पक्षधर बीजेपी रही है, इसलिए आप इसको रंग तो है ही है। हमको आपको इतनी दूर बैठने के कारण मैतेई और कुकी में हम लोग उलझे हुए हैं ना, वरना रंग तो 253 चर्च जला, एक भी मंदिर नहीं जला, क्या मतलब है इसका? और चर्च को क्यों टारगेट बार बार किया जा रहा है? ये प्रश्न तो है ना। और बाकी नागाओं ने अभी क्यों नहीं उसमें शामिल हुए? और ये जो इनको जनजातीय बनाने का, मैतेई को जो जनजातीय का दर्जा देने की बात है, अब ये साले में जो है संसाधनों की लूट, पहाड़ों पर कब्जा, ये सब तो इसके पीछे अंतर्निहित है और ये उसमें सब शामिल है। और जैसा कि संजीव भाई हमेशा कहते हैं कि भाई सब कारपोरेट के लिए किया जा रहा है, उस पर कब्जा हो जाए तो फिर एक एक खदान अडानी को और तमाम लोगों को दे दिया जाए, वो जो है वहां से तमाम बहुमूल्य निकाले सामान वहां से। अभी तो यही नहीं कि जो आपका जो उनका जखीरा है उनके पहाड़ी एरिया में, किन किन जो है वो दुर्लभ धातुओं का जखीरा है, हो सकता है लिथियम निकल जाए, हो सकता है यूरेनियम निकल जाए। ये सब भी तो बातें है ना, ये सब बातें अंतर्निहित हैं, आप समझ लीजिए आप। और फिर इतना संवेदनशील इलाका है, बगल में अरुणाचल प्रदेश है जिसमें चीन ने पूरा दावा कर रखा है, आप अगर अरुणाचल में जाना चाहेंगे तो आपको परमिट लेके जाना। उसमें आता हूँ। जी पहले पहले तो झारखंड और छत्तीसगढ़ ये तमाम खाली चर्चा में रहता था कि वहाँ कॉर्पोरेट जाके रोड्स बना रहे हैं, संसाधन पे कब्जा कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, खुदाई करना है 4 फुट कर रहे हैं 100 फुट, ये तमाम वो चल रहा था। लेकिन क्या अब यहाँ से कॉर्पोरेट जो है एग्जॉस्ट कर गए हैं या पूरा कब्जा कर दिया, अब सीधे नॉर्थ ईस्ट पे नजर है? सर, कारपोरेट का मुंह सुरसा की तरह है जो कभी भरता नहीं है, वो समय के अनुसार वो ऐसे और चौड़ा होता जाता है। आपने देखा नहीं भी 2-3 दिन पहले खबरों की हेडिंग कि आरबीआई ने कारपोरेट को जो डिफॉल्टर है उनको फिर से लोन देने की व्यवस्था कर दी है, और इस आधार पर की है कि इससे पुराना लोन चुकता हो जाएगा। आपके बहाने आप पहले श्वेत पत्र जारी करके बताइए तो कि आपने किस कारपोरेट को आप दोबारा लोन दे रहे हैं, तो उससे कौन सा कर्जा वापस हो गया। ये तो कर्जे की एक प्रकार से रिस्ट्रक्चरिंग हुई कि आपके ऊपर 10 करोड़ बाकी है, हमने आपको 21 करोड़ का फाइनेंस कर दिया, आपने वो 10 करोड़ वापस कर दिया, 11 करोड़ और जो है आपने रख लिया। अब जब वसूली होगी तो 21 करोड़ होंगे, तब आप डिफॉल्टर हो जाएंगे। तो अभी 10 करोड़ के डिफॉल्टर है, तब आप 21 करोड़ के डिफॉल्टर हो जाएंगे। ये तो कर्जे का माया जाल है। ये तो मैं प्रयागराज में देखता हूँ कि एक सज्जन है जिनका कर्जे पर कर्जा, दो पॉलिटिशियन कम उद्योगपति हैं इलाहाबाद, जो कर्जे पे कर्जा, जिसमें 100 काल एक पॉलिटिशियन उद्योगपति किया, 4 बैंक मैनेजर नौकरी करते हैं क्योंकि उनको निकाल दिया गया वहां। तो इनका ये था कि आप इस तरह रिस्ट्रक्चर करके हमको पैसा देंगे, हम आपको अपने यहाँ, जब तक आपका रिटायरमेंट नहीं हुआ तब तक हम आपको अपने यहाँ रख करके आपको तनख्वाह देंगे। तो ये सब तो हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं जो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। तो कारपोरेट का तो मुंह सुरसा की तरह है, तो सुरसा की तरह है जो जिसका मुंह कभी छोटा नहीं होता, वो हमेशा बढ़ता ही जाता कि कितना उदरस्त कर ले आप। जी संजीव जी, जेपी सर एक महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वो बॉर्डर एरिया भी है, चाइना भी है उधर, और तमाम जो है आप बर्मा लिंक पूरा देख लें। आप कॉर्पोरेट डिजाइन की बात तो लगातार उठा रहे हैं, क्या इंटेलिजेंस इनपुट क्या है? कहीं कोई और डिजाइन तो नहीं, कुछ आइडिया है? देखिए, म्यांमार का जो बॉर्डर है, उसके 2 इंटीग्रेटेड जो चेक पोस्ट है वो कुकी डोमिनेटेड एरिया से हैं, जिसमें एक मोरेह भी है जहां से आपका ट्रेड होता है नॉर्थ ईस्ट का म्यांमार से। और वो दोनों जो है वो कुकी डोमिनेटेड हैं, और वो कुकी एरिया से ही गुजर के आप म्यांमार में एंटर कर सकते हैं। तो वो तो एक है ही। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये मसला है कि जो म्यांमार है वो इस समय चाइना के इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा केंद्र है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात ये है कि म्यांमार में जो अभी जो रूल कर रहे हैं जो लोग हैं, जो आर्मी है म्यांमार की, वो चाइना के नज़दीक है। और चाइना ने ही आंग सून सूची के सरकार को जब वहाँ हटाया गया और उनको अरेस्ट किया गया और सेना ने जो कब्जा किया, उसमें चाइना का उनका हिडन सपोर्ट था वहाँ के आर्मी को कि आप म्यांमार के जो शासन को कंट्रोल कर लो। तो देखिए, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट शुरू से, देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है
जब ज्वाइंट पाकिस्तान था, यूनाइटेड पाकिस्तान था, जब बांग्लादेश का एरिया था, तो ढाका आईएसआई का बहुत बड़ा सेंटर होता था और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी रेबल्स थे उनको आईएसआई भी सपोर्ट करती थी। लेकिन चूंकि पाकिस्तान डिवाइड टूट गया, बांग्लादेश बन गया, ढाका आईएसआई का सेंटर नहीं रहा, तो जो नॉर्थ ईस्ट के रेबल्स थे उनको पाकिस्तान से तो मदद मिलती नहीं थी, नहीं आज भी नहीं मिल रही है, लेकिन चाइना की मदद हमेशा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इंटेलिजेंस केबल पे कि इस बात की भी तहकीकात बहुत गहन होनी चाहिए कि जिस ढंग से वहां पे ये ट्राइबल जो वार हुआ है आपस में, तो क्या उसके पीछे कुछ बाहरी ताकतें भी है जिनका म्यांमार में इन्वेस्टमेंट है। देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि म्यांमार से अदानी साहब ने अपना बुरिया बिस्तर बांध लिया पीछे, एक पोर्ट का जो डेवलपमेंट था, उनका जो काम मिला था। हालांकि इसके पीछे बोला जा रहा है कि अमेरिकन प्रेशर भी है। अमेरिका ने म्यांमार की जो आर्मी की कंपनी जो थी जिसके साथ अदानी साहब का कॉन्ट्रैक्ट था और समझौता था, उसको उन्होंने अमेरिकन और पश्चिमी ताकतों ने उस पर सैंक्शंस लगा दिए थे, तो ये भी था। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि म्यांमार की सीमा पे चाइना बहुत ज्यादा मौजूद है, म्यांमार के अंदर मौजूद है। आपके मिजोरम से लेके मणिपुर का जो बॉर्डर जो है, जो म्यांमार के जो स्टेट्स आते हैं, वहां पे चाइनीज एक्टिविटी काफी ज्यादा है। रखाइन स्टेट में जो मुसलमानों के साथ जो वहां पे रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो वहां पे व्यवहार हुआ और जिस ढंग से रोहिंग्या मुसलमान भाग भाग के बांग्लादेश और भारत पहुंचे, तो वो भी प्योर कॉर्पोरेट वार था। और उससे आप इसको अलग मणिपुर के पूरे झगड़े को नहीं कर सकते, क्योंकि रखाइन जो स्टेट था वहां से म्यांमार चाइना इकोनॉमिक जो कॉरिडोर है उसके इंपॉर्टेंट पाइपलाइंस निकल रहे हैं, गैस पाइपलाइन से लेके हाईवेज, रेलवे लाइन का भी प्रपोजल है। तो उस एरिया में रोहिंग्या मुसलमानों के जमीन को कंट्रोल करने के लिए उनके क्लिंजिंग, एथनिक क्लिंजिंग कर दी गई। सारे वहां पे इतने म्यांमार की सेना ने जुल्म किया को भाग के कोई बांग्लादेश, कम से कम 10 लाख रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में है, कुछ थाईलैंड भाग गए। भारत के अंदर भी करीब 1 लाख के करीब रोहिंग्या मुसलमान जो है जिनको हम लोग घुसपैठिया बोलते हैं, वो आए हुए हैं। लेकिन वो सारे कॉर्पोरेट डिजाइन के तहत वहां से भगाए गए, उनके जमीनों पे कब्जा किया गया। उस इलाके में जो रबर का जो खेती होती थी उस पे कॉर्पोरेट की नजर थी। तो वो एरिया पहले से ही कॉर्पोरेट डिजाइन में म्यांमार में ऑलरेडी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जो वहां के स्थानीय लोगों को भगाया जा रहा है। तो मणिपुर को उससे आप अलग करके नहीं देख सकते। मणिपुर का जो कुग्गी वाला जो बेल्ट है, जो कुग्गी ट्राइबल बेल्ट है, वो अराकान असम जो गैस फील्ड है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट उसके अंदर में है। वो जमीन के अंदर काफी गैस मौजूद है। जो मणिपुर का जो कुग्गी डोमिनेटेड जो बेल्ट है, जो हिल्स एरिया है, वो असम अराकान गैस फील्ड का एक्सटेंशन है। तो वहां पे गैस के क्षेत्र में भी जो कारपोरेट का इंटरेस्ट है वो भी इस पूरे खेल में शामिल हो सकते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और इस पे चर्चाएं हो भी रही हैं कि ये बहुत बड़ा कॉर्पोरेट हो सकता है। सिंपल इसको आप धार्मिक मसले में नहीं रह सकते। धर्म को तो इस्तेमाल किया जाता है, दुनिया के हर देश में धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और वहां पे बड़े बड़े कॉर्पोरेट वार होते हैं। सिया सुन्नी का वार हो रहा है, अफगानिस्तान में ट्राइबल वार हो रहा है, सिया सुन्नी के नाम पे होता है, कहीं एथनिसिटी के नाम पे होता है। ईरान इराक में सिया सुन्नी के नाम पे 20 साल युद्ध हुआ, आपके सामने ही हुआ। धर्म का युद्ध था। सिया अटैक सुन्नियों पे करते थे, उनके मस्जिदों पे, सुन्नी जो अटैक करते थे सियाओं के मस्जिद पे करते थे। लेकिन सारा डिजाइन जो था, अमेरिकन जो कॉर्पोरेट्स थे, जो तेल कंपनियां थी, उनका डिजाइन था कि कैसे इनको उलझाना है और फिर इसी उलझाने के बहाने कैसे यहाँ घुसना है। तो ये एक मतलब कि एक डिजाइन का पार्ट हो सकता है, इस पे भी डिस्कशन हो रहा है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जेपी सर, 80 के बाद कई ट्रेजेडी भारत के इतिहास में है। जम्मू कश्मीर देखा, फिर पंजाब का मसला देखा, और अब ये नॉर्थ ईस्ट का मसला आ रहा था। मतलब यहाँ पे तो इतनी सशक्त सरकार है केंद्र में, और होम मिनिस्टर साहब ये भी बोले कि कितने लोगों ने सरेंडर कर दिया, हथियार सरेंडर कर दिए, लेकिन तब भी वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा। किस ओर जा रहा है, कैसे कंट्रोल होगा? ये जब आप बांटो और राज करो की नीति पर चलेंगे तो ये असंभावी है, इसको आप रोक नहीं सकते। दूसरी बात, आपको कई प्रकार रेल किसी भी प्रकार सत्ता पर काबिज रहना, और अगर आप सत्ता से हटेंगे तो डिस्टेबलाइज करेंगे। ये भारत के राजनीतिक दलों की जो है वो क्या कहते हैं कमोबेश स्थिति रही है, और वो दल विशेष रूप से जो धर्म की राजनीति करते हैं। अब जैसे पंजाब में जब अकाली दल सत्ता से बाहर हो जाता है तो अचानक वहां वो आतंकवादी किसी न किसी रूप से सर उठाने लगते हैं। फिर उनको लोंगोवाल और कौन सा समझौता याद आने लगता है, आनंदपुर साहब समझौता याद आने लगता है, फिर कुछ और आने लगता है। जो सत्ता में आ जाते हैं तो सारा समझौता गायब हो जाता है।
तो ये जो लोग भी धर्म की राजनीति करते हैं वो 5 साल इंतजार नहीं करना चाहते, वो 5 साल में चाहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां लाए कि फिर हम ही हो जाए और हमको कोई हटा ना सके। उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। ये आप कहीं भी देखिए, जहां भी अतिवादी राजनीति और धर्म की राजनीति है, वहां आप देखेंगे कि लोगों को बिल्कुल इंतजार नहीं है। वो सेकुलर राजनीति करने वाले दल नहीं है कि ठीक है हम सत्ता से हट गए तो चलो इंतजार करेंगे 5 साल बाद सही, 10 साल बाद सही। लेकिन ये लोग तत्काल जो है उसके ऊपर आ जाते हैं, उन सब चीजों पर आ जाते हैं आपको। तो कहने का मतलब है कि उसमें फिर ये कुकी और मैतेई भाई चूंकि बहुमत में है, उन्हीं की सरकार है और वो आगे भी चाहते हैं कि हमारा बहुमत बना रहे, कुकी कभी ना आने पाए। इसलिए उन्होंने सब मामले को गरमा रखा है ताकि अनंत काल तक वहां जो है डबल इंजन की सरकार केंद्र में रहती है इनकी, मतलब वहां इनकी सरकार है। ये इंतजाम करने में वो लगे हुए हैं और ये इंतजाम करने में जहां भी धर्म की राजनीति करने वाले दल हैं सब लगे रहते हैं। आखिर ये बेमतलब है कि जब से अकाली दल हटा है तब से पंजाब में सो कॉल्ड आतंकवाद के नाम पर कुछ न कुछ हो रहा है, कुछ न कुछ अखबारों में उसमें आ रहा है कि साहब आतंकवाद सर उठा रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। अचानक कनाडा में जो है तमाम जो है जो आतंकवादी तत्व हैं सक्रिय हो गए हैं, है ना। और वो जो है क्या कहते हैं, मतलब कनाडा से जो है आतंकवाद को पहले भी संचालित करते हैं लेकिन बीच में ठंडे पड़ जाते हैं। लेकिन जब अकाली दल यहाँ हो जा रहा तो वहां से वो गर्मी लाने लगते हैं। तो ये सब तो बहुत कॉमन फैक्टर है राजनीति का। उनको 5 साल इंतजार करने का उनका जो है वही नहीं है, जज्बा ही नहीं है। दूसरी बात, पंजाब में आज तक इस बात पर बहस नहीं हुई, पंजाब में निरंकारी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे क्योंकि पंजाब में गुरु परंपरा सिखों में खत्म हो गई है। और जहां भी जो है गुरु परंपरा ये सब खत्म हो जाती है वहां पे समाज रिजिड होने लगता है, जो वर्तमान के समय के अनुसार बदलने में अपने को अक्षम पाता है। उसमें कोई अगर वैकल्पिक रूप से उपस्थित हो गया तो लोग उधर जाने लगते हैं। ये जो धार्मिक पुनरुत्थान बात वहां पर हुआ उसके पीछे कहीं ना कहीं निरंकारी फैक्टर भी है, ऐसा मेरा मानना है। तो सवाल इस बात का है कि आपको धर्म की राजनीति करनी है, आपको जो है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के गुल्लक पर कब्जा करना है, बिना धर्म की राजनीति किए आप गुल्लक पर कब्जा नहीं कर सकते। तो वहां टोटल मामला तो गुल्लक पर कब्जा करने का है। वो जो जितना सेवा होती है उसके आड़ में गुल्लक के कब्जे में क्या क्या होता है ये वहीं के लोग बता सकते हैं। हमारे संजीव भाई ज्यादा बता सकते हैं इस बात। हम लोग तो दूर से देखते हैं और सुनते हैं। क्योंकि प्रयागराज में एक तो गुरुद्वारा है, उस पर कब्जा करने के लिए इतना आपस में सिखों की राजनीति है कि हम आपसे क्या बताएं। तो वो तो बहुत बड़ी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है अमृतसर वाली, सिर्फ वो जो आपका क्या कहते हैं जो स्वर्ण मंदिर के जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक है, तो बहुत बड़ी चीज है। इलाहाबाद ऐसे मामूली, प्रयागराज जैसे मामूली, उसमें गुरुद्वारे में कब्जा करने की लड़ाई चल रही है। संजीव जी, एक कैसा राष्ट्रवाद है और मणिपुर समस्या का समाधान किस रास्ते निकल सकता है? देखिए मेरी बात सुनिए, जब इस तरह की आप समस्या को खड़ा करते हैं या आपकी कोई गलती रहती है या जानबूझ के डिजाइन की गई समस्या जो होती है, तो इसको आप इतनी आसानी से तुरंत तो खत्म नहीं कर सकते। 150 लोग मारे जा चुके हैं, लोगों का ट्रस्ट इतना खत्म हो चुका है कि सरकारी अधिकारी भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। कई मैं वीडियो ऐसे देख रहा हूँ जिसमें पुलिस वाले जो है आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनसे उलझ रहे हैं। तो आखिर इतना मिसट्रस्ट 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने में किसने लाया, कैसे आ गया? ये एक बहुत रिसर्च का विषय है और मैं नहीं समझता कि ये इस तरह के जो मिसट्रस्ट हैं इतनी आसानी से खत्म हो सकता है। जहां पे बहुत ज्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हो, जहां पे रिलीजन सामने आ जाए, जहां पे एथनिक राइवलरी सामने आ जाए, तो ऐसे मिसट्रस्ट को आप बहुत आसानी से खत्म नहीं कर सकते। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ग्रेटर नागालैंड या नागा समुदाय से आप पिछले 50 साल 60 साल से बात कर रहे हैं और ये मोदी की सरकार आने के बाद लगातार दावा किया जा रहा था कि हम सॉल्यूशन के नजदीक हैं। स्पेसिफिक एक ऑफिसर को वहां गवर्नर बनाया गया जो इस समय तमिलनाडु के राज्यपाल हैं, रवि साहब, जो नागालैंड स्पेशल भेजे गए थे कि एक्सपर्ट है खत्म और ये समस्या का सॉल्यूशन निकाल देंगे, लेकिन वो निकाल नहीं पाए और वहां पे जो ट्रस्ट है वो मिसट्रस्ट के रूप में बदल गया और जो ग्रुप था जो इनसे बातचीत कर रहा था कभी आता था टेबल पे, कहीं भाग जाता था। तो देखिए जो इस तरह के जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एथनिक प्रॉब्लम हो, रिसोर्स के जहां पे बहुत ज्यादा झगड़ा हो और जहां पे रिसोर्स होने के बावजूद बहुत ज्यादा गरीबी हो, वहां पे आप ये मान के चलिए कि ये मिसट्रस्ट इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता।
सेकंड, जो जेपी सिंह जी बोल रहे थे, मैं उस बात को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा कि पंजाब में अकाली दल पंजाब की समस्या के लिए जिम्मेवार नहीं कभी रही है। पंजाब की समस्या के लिए जिम्मेवार हमेशा कांग्रेस रही है। कांग्रेस ने पंजाब में वही किया जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जहां जहां शासन में नहीं है उसको वहां पे कब्जा करने के लिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने शासन में आने के लिए जो आज चाहे नॉर्थ ईस्ट में कर रही हो चाहे बाकी राज्यों में कर हो, अकाली दल की पॉलिटिक्स रिलीजन की फेस रहा, लेकिन पॉलिटिक्स हमेशा वो सेकुलर करते रहे। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन को लेकर एक कंफ्यूजन है। आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन कभी पृथकतावादी रेजोल्यूशन नहीं रहा है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ें तो वो सेमी ऑटोनोमी मांगते रहे हैं कुछ मसलों पे। पंजाब की प्रॉब्लम में अकाली दल का जो झगड़ा इस बात का रहा है कि हमारे जो पानी है राजस्थान और हरियाणा को क्यों दिया गया है। एक मेजर प्रॉब्लम जो है, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मेजर प्रॉब्लम है, वाटर डिस्प्यूट, वो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है पंजाब और हरियाणा को लेकर। पंजाब और हरियाणा को जब बांटा गया तब भी एक प्रॉब्लम यही आई थी उस समय भी, कि ये प्रॉब्लम आता हुआ था। तो पंजाब के प्रॉब्लम में भिंडरा वाले को खड़ा करने वाले कांग्रेस पार्टी थी। भिंडरा वाले दमदमी टकसाल के लीडर थे। गुरुद्वारा और गोल्डन टेम्पल्स उनका कोई लेना देना नहीं था, बहुत कम लोग जानते हैं। वो जैसे आज की डेट में कई जो आपके जो इस तरह के डेरा देख रहे हैं, वैसे ही उनका भी दमदमी टकसाल था जिसके वो थे। तो पंजाब की प्रॉब्लम में अकाली दल ने, अगर कहा जाए तो सिख पार्टी, रिलीजियस पार्टी होने के बावजूद रियल सेकुलर पार्टी अकाली दल हमेशा रहा है, जिससे हिंदू रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं। शहरों में हिंदू बहुत बड़े उनके समर्थक भी रहे हैं अकाली दल के। और अगर बादल परिवार की कुछ खामियों को अगर देख लें जिसके कारण अकाली दल इरोड हुआ, अकाली दल के तमाम लीडर भ्रष्टाचार से मुक्त रहे हैं। उनके ऊपर आज तक भ्रष्टाचार के एलिगेशन नहीं लगे रहे, चाहे मास्टर तारा सिंह हो, चाहे खड़क सिंह थे उनके पुराने लीडर। और पुराने अकालियों ने तो बहुत सेक्रीफाइस किया। जो हिंदू महंतों ने गंद मचा रखा था गुरुद्वारों के अंदर, उसको उन्होंने वहां से भगाया अकाली लीडरों ने। और जो अकाली का गठन भी इससे हुआ था। तो अकाली दल की पॉलिटिक्स, पंजाब की राजनीति में जो ये रिलीजियस जो डिवीजन हुआ हिंदू और सिखों के बीच, और खालिस्तान का जो मसला आया, इसके लिए परम जिम्मेवार आज भी कांग्रेस पार्टी है। इसको हिस्टोरिकली सब सही मानते हैं। अकाली दल इसके लिए कभी जिम्मेवार नहीं रहा। और अकाली दल हमेशा, आपको ये देखिए कि अकाली दल जो है पंजाब का एक चूंकि रीजनल पार्टी है, वो स्टालिन की तरह ही पंजाब के इंटरेस्ट की बात करेंगे, चाहे वाटर डिस्प्यूट हो, चाहे और तमाम उनका एग्रीकल्चर से रिलेटेड मसला हो, उसका वो करेंगे। चलिए, जल्दी से जल्दी शांति व्यवस्था कायम हो और समस्या का निपटारा हो। हम लोग तो यही देखना चाहेंगे। अम्बेडकरनामा की ओर से यही हम लोग की मंशा रहेगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अगर ये निपटारा करना चाहते हैं तो सबसे पहला काम करें, ये वहां की सरकार को या तो विधानसभा को निलंबित करके बर्खास्त करें तत्काल जी। इसके पहले वहां कोई शांति नहीं हो सकती जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, पूरा वीडियो देखते रहिए, बहुत ही नई जानकारी इस एपिसोड में मिली है। जल्दी हम मिलते हैं हम लोग फिर नए एपिसोड पे नए मुद्दों के साथ। शुक्रिया सर, थैंक यू।